हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ रानी गुप्ता एंड वेलकम बैक टू सिविल अड्डा 247। इस वीडियो में एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और ये 10 क्वेश्चन हमने घटना चक्र के विशेषांक जो कि 2019 की है वहाँ से इंक्लूड किए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक क्विक रिवीजन के तौर पे। ये महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन और इसका ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, और इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ये यूपीपीसीएस 2006 का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण तो होगा। एक बार देख लेते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय, ऑप्शन ए भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन बी उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है। ऑप्शन सी भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, अब ये जो आंसर है इसमें ऑप्शन डी। अगर आप एक बार पर्यावरण का अगर परिभाषा आप देखते हैं यदि, तो वहाँ से आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण है क्या? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि पर्यावरण ऐसा एक ऐसा एक आवरण है चारों ओर से जो हमें घेरे हुए है। ठीक है, हमें चारों ओर से घेरे हुए एक आवरण है जो हमें घेरता है। वो कई प्रकार के होते हैं। वो जैविक हो सकते हैं, नॉन बायोटिक यानी अजैविक हो सकते हैं, और ऊर्जा संघटक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। इसे विभाजित नहीं कर सकते हम। क्या है वो? एक अविभाज्य समष्टि है जो कि 3 भागों में डिवाइड होती है, 3 भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें आपका जैविक है, अजैविक है और ऊर्जा संघटक है। क्लियर है? तो जब हम जैविक संघटक की बात करें तो जो जैविक संघटक हैं वो पादप के रूप में, मनुष्य के रूप में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में, ठीक है, तो जंतुओं के रूप में, तो ये सब क्या है? जैविक घटक है एनवायरनमेंट के। वहीं हम यदि इसके अजैविक घटक की बात करें, अजैविक घटक की बात करें तो यहाँ पे जो वायु है, जल है, स्थल है, वो सब क्या है? इसका अजैविक घटक है। और ऊर्जा संघटक की बात करें तो हमें जो सोलर एनर्जी प्राप्त होती है, जो भूतापीय ऊर्जा है, वो इसका क्या है? ठीक है, तो ये इसका क्या है? ऊर्जा संघटक है। तो इस प्रकार पर्यावरण जो है वो तीनों संघटकों से मिलकर बना हुआ है। वही ऑप्शन में इसमें शो है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ठीक है, ये धारणीय विकास की बात कर रहा है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है ये। तो सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन है इसके प्राकृतिक संसाधन, बी भौतिक संसाधन, सी औद्योगिक संसाधन और डी सामाजिक संसाधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन। देखिए, जो धारणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट के एक विकास की एक अवधारणा है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है वो डेवलपमेंट का ही, विकास का एक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम जो वर्तमान में जो भी हमें आवश्यकताएं हो रही हैं, जितनी भी आवश्यकता हो रही है हमें, यदि हम उसके साथ साथ अगर हम फ्यूचर में, भविष्य में हमें क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, इनको ध्यान में रख कर के हम इसका यूज़ करें। किसका? आवश्यकताओं का। जो हमारी बेसिक नीड्स हैं अभी वर्तमान में, उनका इस प्रकार से हम उपयोग करें कि हम फ्यूचर में उन्हें हम बचा के रख सकें। तो ये कहलाता है कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है? अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो प्राकृतिक संसाधन के, किसके? प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। क्यों? क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो पृथ्वी के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका न्याय संगत यूज़ करना, उपयोग करना, उन्हें संरक्षित करना और उनका उचित मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो ये सब जितनी भी कॉन्सेप्ट आते हैं निकल कर, जितना भी उद्देश्य निकल कर आता है, जितना भी, तो वो सब किस में रिलेटेड है? प्राकृतिक संसाधन से। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट है, सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना और उपयुक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि जो भी चीज़ें हम आज यूज़ कर रहे हैं उसे हम इस प्रकार से यूज़ करें कि फ्यूचर में हम उसे बचा कर रख सकें। तो सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण,
प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण और निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और यदि पर्यावरण के जो सुरक्षा है उसके मध्य, जैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं और जो हमें एनवायरनमेंट को बचा के रखना है, इनके मध्य अगर हम संतुलन की बात करते हैं तभी ये सतत विकास क्या हो पाएगा, हमारा सफल हो पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब निर्धनता से रिलेटेड, और जो हम एनवायरनमेंट को सेफ रख रहे हैं, जो हम जैविक विविधता को बचा रहे हैं, तो इनके मध्य हम संतुलन की जब बात करें तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी श्वसन, सी जैव पदार्थों का अपक्षय और डी ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। कौन सी क्रियाएं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन है उसमें केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 और 1, 2, 3, 4 सभी। ठीक है, ध्यान से सुनिए इसे, देखिए इसे क्वेश्चन को। ये IAS प्री 2011 और 2014 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं? ध्यान रखिएगा, ये बात कर रहा है CO2 को पृथ्वी में जोड़ने की, यानी कि एक प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी क्रिया है जिसमें CO2 को हम विमोचित करते हैं। ठीक है, विमोचित करते हैं मतलब हम बाहर निकालते हैं। तो ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो पृथ्वी को CO2 दे रही हैं? अब समझिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं श्वसन। इंसान, जो भी मनुष्य जब सांस लेता है तो वो O2 ग्रहण करता है और CO2 छोड़ता है, तो ऑब्वियस सी है कि इसमें 2 आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं जैव पदार्थों का अपक्षय। जैव पदार्थों का अपक्षय मतलब जब भी कोई क्रिया होती है, जब भी जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तो वहाँ से क्या निकलता है, CO2 निकलता है, तो इसमें भी CO2 हो जाएगा। ज्वालामुखी क्रियाएं जो भी निकलती हैं, जितनी भी रेयर गैस निकलती हैं उसमें CO2 भी शामिल रहता है। तो ये तीनों तो ऑप्शन सही है। अब ध्यान से देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, तो इसमें हम जब हम फोटोसिंथेसिस जब करते हैं पौधे, तो पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं, ना कि छोड़ते हैं। ठीक है, तो CO2 तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि CO2 क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में लग रहा है। CO2 की सहायता से ही फोटोसिंथेसिस करते हैं पौधे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, क्रिया नहीं है। तो इस प्रकार से जिसमें ऑप्शन 1 है उसको आप हटा सकते हैं यहाँ पे, और बाकी की 2, 3, 4 सही है। तो ये देखिए केवल 2, 3 और 4 इसमें राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? सेम, अब जो पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था सेम वही क्वेश्चन ही है कि जो प्रकाश संश्लेषण है तो वो कौन से मतलब क्रिया में प्रकाश संश्लेषण विमुक्त नहीं होता। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण वही है कि जब प्रकाश संश्लेषण तो लगता है ना, प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, तो फिर वो मात्रा को कैसे बढ़ाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन है कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र और नाइट्रोजन चक्र। इसका राइट आंसर है जल चक्र। अब देखिए सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कैसे है, जो जल चक्र है हमारा, जल चक्र वो एक प्रकार से पूरी जो सौर विकिरण है वो जल चक्र को चालित करता है। ठीक है, जो जल चक्र है उसे चालित करता है कौन, सौर विकिरण। कैसे चालित करता है, देखिए यहाँ पे ये जल है, जल का वाष्पीकरण करता है, तो जल का वाष्पीकरण करता है कौन, आपका सौर विकिरण के द्वारा। उसके अलावा जो बर्फ है, बर्फ को भी जल में द्रवीकृत करता है कौन, सौर विकिरण के द्वारा। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोस्फीयर की क्रियाएं हैं वो पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा संचालित होती है, सौर विकिरण के द्वारा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है, जल चक्र में। नेक्स्ट, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, ऑप्शन हवा के दबाव पे, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर और तापक्रम पर। बिल्कुल वायुमंडल में नमी पर। अब जो नमी होती है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि वायुमंडल में जितनी नमी होगी, जितनी ज़्यादा नमी होगी, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, यहाँ पे बारिश की बढ़ोतरी होगी, मतलब वर्षा में बढ़ोतरी होगी। अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें
कि जो जितने भी प्रकार की वर्षाएं होती हैं, चाहे वो बूंदाबांदी हो, बर्फबारी हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, वो सब क्या करती हैं, नमी की जो मात्रा है उसमें यदि बढ़ोतरी है तो उससे क्या हो जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो सिंपल सी बात है कि वायुमंडल में यदि आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है ज़्यादा, नमी ज़्यादा है, तो वर्षा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यदि ह्यूमिडिटी कम है तो वर्षा भी क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार जो वर्षा की मात्रा है वो किस पे निर्भर करती है, वायुमंडल की नमी पर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी है इसमें वायुमंडल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल। जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जितनी भी गैस विद्यमान है, उन सब का जो समूह है, ग्रुप है, उसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये सब जितनी भी गैस हैं, सभी के समूह को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं हम, वायुमंडल। तो सिंपल क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, वायु क्या है, एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है और या विद्युत अपघट्य है। बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो वायु एक क्या है, मिश्रण है। अच्छा, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक, ठीक है। मिश्रण क्या है, मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। ठीक है, किसी भी अनुपात में मिश्रित होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो वायु जो है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और ये मिश्रण क्या है, वायुमंडल में पाया जाता है। जैसे अभी हमने पिछले उसमें देखा स्लाइड में कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो किसी भी अनुपात में अगर मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो ये वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78% होती है। अब यहाँ पे देखिए, जो वायुमंडल है हमारा, उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है, 20.95%, लगभग 21% होती है। उसके अलावा ऑर्गन होती है, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है, ये सभी गैसें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी शुष्क हवा है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है, और कितनी होती है वो, 78%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78%, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अच्छा, तो ये थे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।